हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक सीटीपी का नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे से क्वेश्चन तो आपको हर पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अपनी सीरीज में बताया था कि भाई मैं आपको सीटीपी के सभी टॉपिक्स कवर करवाऊंगी क्योंकि अभी एस्टेट भी आने वाला है। ठीक है, तो आगे अभी सीटेट भी है और एनवीएस केवीएस सभी तो आने ही वाले हैं अभी। ठीक है, तो फिर उनसे रिलेटेड है ये टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सीटीपी का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब ये सिद्धांत क्या है? सबसे पहले हम ये समझना होगा कि ये संज्ञानात्मक का मतलब क्या है। संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है? ठीक है, संज्ञान संज्ञान का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज का दिमाग में आना। इस संज्ञान का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज का दिमाग में आ जाना या कोई भी चीज जो हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज को हम लर्न कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी संज्ञान कहलाएगी। ठीक है, तो इसी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था किसने? जीन पियाजे ने। ये दिया था जीन पियाजे ने। अब जीन पियाजे जो है ना वो स्विट्जरलैंड के थे। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं तुमको बता देती हूँ कि जीन पियाजे जो वो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। और इन्होंने ना मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट किया है या जो ये थ्योरी दी है ना, ये इन्होंने अपने ही बच्चों पे की थी। अपने ही बच्चों पे की। ठीक है, अपने ही बच्चों के ऊपर इसने की थी। अब मतलब मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देती हूँ कि ये जो इन्होंने क्या कहते हैं थ्योरी दी है ना, तो ये गए थे कहाँ पे? किनके? अल्फ्रेड बीने। जो अल्फ्रेड बीने है ना, उनके स्कूल में गए थे। जब अल्फ्रेड बीने ने टेस्ट दिया था ना, इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, तो तब स्कूल में गए और वहां जाकर के इन्होंने बहुत से स्टूडेंट के ऊपर क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनसे क्वेश्चंस पूछे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया कि इसका जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, तो इससे मतलब इनको बहुत ये हुआ कि भी बच्चे इतने आसान क्वेश्चन का आंसर भी क्यों नहीं दे पा रहे, मतलब ऐसा क्या ही रीजन है। तो उस रीजन को ढूंढने के लिए इन्होंने क्या किया? बच्चों के ऊपर अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, छोटे बच्चों के ऊपर। इसके में ना इसने सभी तो बच्चे लिए थे, मतलब सभी एज के, 0 से लेकर के और 15-16 एज तक के बच्चों के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था। सभी मतलब अलग अलग उसमें थे, एजेस में थे। और इसने अपने ही बच्चों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, आधे से ज्यादा तो इसके एक्सपेरिमेंट अपने ही बच्चों के ऊपर थे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसे किया और ये अध्ययन करते रहे। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने 400 से भी ज्यादा जो बुक्स हैं वो लिख डाली। ठीक है, और इन बुक्स को मतलब लिखने के बाद और सारी चीजें करने के बाद जो मेन दो विशेषताएं निकल कर आई वो थी, एक तो समायोजन, एक तो थी समायोजन जिसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट। ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण कह लो या फिर हम इसको एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं या फिर एक चीज और आ जाती है, संगठन। ये सारी चीजें दी इन्होंने। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजें है क्या। ठीक है, तो जीन पियाजे जो है वो क्या थे? स्विट्जरलैंड के थे। और इन्होंने क्या दिया है? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी है। ठीक है, अब ये क्या मानते थे पियाजे? ये पियाजे मानते थे कि भी मतलब जो बच्चा जो है ना वो कैसे सीखता है? बच्चा सीखता है धीरे धीरे। ठीक है, कहने का मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या भूमिका अदा करता है? उसका बचपन। बच्चे का जो बचपन है ना, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, इसने इसको पियाजे ने विकास अवस्था का सिद्धांत भी कहा, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहा है इसको। ठीक है, कि मतलब ये जो सिद्धांत ना प्रकृति के बारे में ये बताता है कि मानव जो है, इंसान जो है ना, वो उसके ऊपर ज्ञान कैसे प्रभाव डाल रहा है। पहली बात तो ये, और कैसे ज्ञान सीख रहा है बच्चा, सबसे मेन बात ये है। ठीक है, कैसे सीख रहा है? सीख रहा है मतलब जोड़ जोड़ करके सीख रहा है, एक एक करके।
जोड़ जोड़ के कैसे कि बचपन में कैसा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसका ज्ञान कैसा और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके उस कैसे इंसान जो है वो उसका उपयोग करता है। ठीक है, और क्या बताया इसमें, इन्होंने बताया कि जीन प्याजे जो है ना, इनका जो ये सिद्धांत है ये व्यापक स्तर पे था, बहुत ही ज्यादा, मतलब वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि वाइड तो था तभी हम इतना पढ़ रहे हैं और तभी इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, इतना वो था ये जब। ठीक है, और पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास के प्रत्येक अवस्था में बदलता है। ये तो बात हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो आप सबसे ज्यादा सीख पाएंगे इस थ्योरी को बच्चे को देख करके। क्या कह रहे हैं कि भी ना, बच्चा जो है अब अवस्थाएं बदल बदल के जो है वो ज्ञान को स्वीकार करता है। कैसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बचपन में कुछ और, ठीक है, उसको इतनी समझ नहीं होती, जब बिल्कुल छोटा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती, और बड़ा होता है और समझ आने लगती, और बड़ा जाता है बिल्कुल समझदार हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, विकास प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है, जो डेवलपमेंट के साथ साथ ज्ञान का अर्जन जो होता है वो क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया, विकासात्मक सिद्धांत भी कहा गया। अच्छा, ये गलत मत कर देना पेपर में, ठीक है, पेपर में ये इसको गलत मत कर देना। उसके बाल के भीतर संज्ञान विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसको अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास हो गया, दूसरा नाम क्या होगा इसका, विकासात्मक सिद्धांत, खाली विकासात्मक हो गया, और एक अवस्था सिद्धांत भी इसका नाम हो गया। ठीक है, सबसे जो प्रभावशाली 2002 में एक ना वो किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि सबसे प्रभावशाली जो है मनोवैज्ञानिक वो कौन थे, वो जीन पियाजे। ठीक है, तो अब आगे इन्होंने जो 4 स्टेजेस दी हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने 4 स्टेजेस कौन कौन सी दी। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, आप इनको से सीरीज वाइज ही याद करना, और सीरीज वाइज ही है ये। ठीक है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक, और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये जो इंग्लिश में आप इनका देख लेना, ट्रांसलेशन, इनकी जो एज है ना वो इम्पोर्टेंट है। ये जो पहली है वो जन्म के 2 वर्ष, फिर अगली है 2 से 7 वर्ष, ये 7 से 12, और ये 12 से 15, या 12 से ऊपर भी बोल सकते हैं किसी किसी में। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे देंगे आपको कि इस साइड तो आपको ये अवस्थाएं दे देंगे, ठीक है, और एक तरफ आपको एज दे देंगे, ऐसे मिलान करोगे उसमें, तो आपको ये साथ के साथ ऐसे ही कोरिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले पढ़ते हैं संवेदी पेशी अवस्था के ऊपर। अब जो संवेदी पेशी अवस्था ये बिल्कुल 0 से 2 वर्ष की बात कर रहा है, 0 से 2 वर्ष की। उस समय क्या होता है, मतलब बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होता ना, सारी चीजें हम ही सिखाते हैं, वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वह अपनी शरीर के माध्यम से जो उसकी शारीरिक क्रियाएं होती ना, उनकी वजह से तो वो ज्ञान भी ग्रहण करता है, और उन्हीं से ही हमें कुछ न कुछ वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा छोटा है, 0 से 2 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या है, कुछ भी उसको बताना होगा तो वो कैसे बताएगा, ऐसे तो नहीं बता सकता ना वो कि भी मतलब देखो क्या मुंह से बोल करके, उसको बोलना ही नहीं आ रहा, तो वस्तु को देख कर, सुनकर, स्पर्श कर कर, ठीक है, इसी के माध्यम से वो ज्ञान ग्रहण करता है, देखता है, सुनता है। उसको कोई चीज डरावनी लग रही तो वो डरता है बाद में, पहले तो वो कोई रिएक्ट नहीं करता लेकिन बाद में डरता भी है। ठीक है, छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है, छोटे छोटे शब्द जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पूरा नहीं बोलेगा बच्चा, कभी भी क्या बोलेगा, दादा, मामा, बस इतना ही बोलेगा, मम्मा, पापा, इससे छोटे छोटे शब्द अगर, और समझिए इस तरीके से, अगर उसको कोई चीज बतानी है कि मम्मा बंदर आ गया है, तो उसको कैसे बोलेगा, मम्मा बंदर, बस इतना ही बोलेगा, मतलब छोटे छोटे शब्द इस तरीके से बोलेगा। ठीक है, और परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करेगा, और जिनको वो नहीं जानता उनको देखकर क्या करेगा, रोने लगेगा, भय प्रदर्शन करने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना, 0 से 2 वर्ष की जो आयु होती है ना, इसमें बच्चा ना, मतलब भाषा जो सीखता है वो कैसे सीखता है, भाषा सीखता है वो अनुकरण के द्वारा, भाषा सीखता है अनुकरण
ठीक है, अनुकरण ही तो करता है, वो नकल करके ही तो सीखता है। हम जैसा कर रहे, जैसा बोल रहे, वैसे ही वो बोलता है, ऐसे ही भाषा सीखता है। और जब 1.5 साल का बच्चा हो जाता है ना, तो वो कोई भी काम करने से पहले एक बार जरूर सोचता है कि मैं ये करूं या ना करूं। ये अकॉर्डिंग टू प्याजे पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पर एज क्या हो जाती है, वहां 0 से 2 पड़ी थी, अब यहाँ से 2 से 7 वर्ष हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसको जीन पियाजे ने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। एक तो है आंत प्रज्ञावस्था, आंत प्रज्ञावस्था, और एक और है जिसको हम डिस्कवरी या खोज अवस्था भी कहते हैं, खोज अवस्था। ठीक है, एक सेकेंड। एक तो हो गई हमारी आंत प्रज्ञा, 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, और दूसरी होगी हमारी खोज, इसको खोज भी बोलते हैं, या पूर्व प्रत्यात्मक भी इसको बोलते हैं, खोज को, खोज वाली को पूर्व प्रत्यात्मक भी हम कहते हैं। ठीक है, इसकी एज कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष। अब यहाँ पे भी एजेस को इन्होंने डिवाइड कर दिया है, कैसे, आंत प्रज्ञा के अंदर आती हैं 2 से 4, और खोज या फिर पूर्व प्रत्यात्मक के अंदर 4 से 7। ठीक है, तो इस स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि ये स्टेजेस कैसी होती है, बच्चा इसमें कुछ तो समझदार होने लगता है। बच्चा इसमें क्या होता है, कुछ तो समझदार होने लगता है। क्या करता है, अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों के अनुकरण के माध्यम से सीखता है। वो तो पता ही है, अनुकरण के माध्यम से तो बच्चा यहाँ पे सीखता ही सीखता है। इसी को क्या कहा है, खिलौने की आयु भी इसी को कहा है। वही पेपर में सीधा रखा का रखा क्वेश्चन आता है, खिलौने की आयु कौन सी, खोज की आयु कौन सी, तो वो यही है। ठीक है, शिशु क्या करता है, गिनती, गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तु को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, ये सारा ज्ञान उसको इस स्टेज पे हो जाता है। ठीक है, माता पिता की आज्ञा मानने लग जाता है, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना। ठीक है, और क्या करता है, तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। मतलब पूरी तरह से तो नहीं कर पाता, लेकिन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आंकिक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आंकिक या अतांकिक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव यहाँ पे आता है। सीधा क्वेश्चन आता है, वस्तु स्थायित्व, जीववाद। जीववाद क्या होता है, जो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम उसको कोई टेडी बियर ला के देते हैं, तो उसके साथ सारी एक्टिविटीज कर रहा है, उसको भी ब्रश करवा रहा है, अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो वो खुद भी, उसको खाना खिला रहा है, उसको सुला रहा है, उसको नहला रहा है, तो वो निर्जीव वस्तु को क्या कर लेता है, सजीव समझने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, जीववाद। ठीक है, शिशु अहमवादी होते हैं और दूसरों को कम महत्व देते हैं, मतलब अपने आप में ही ज्यादा रहते हैं और दूसरों को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते हैं हम, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या थी एज, 7 से 12 या फिर 11 वर्ष, 7 से 11 या फिर 12 वर्ष। अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चा स्कूल जाना शुरू हो गया था। ठीक है, वस्तु एवं घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब क्या होगा, यहाँ पे ना बच्चा इतना तर्क करने लगेगा, वो जो कहते हैं ना क्यों वाली स्टेज, क्यों वाली स्टेज इसी में आती, क्यों। बच्चा बार बार पूछता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जब ये वाले एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना, बार बार पे क्यों क्यों क्यों, तो उनके मुंह पे ही रहता है, तो वो इस स्टेज में होते हैं। वो क्या प्रश्न पूछते हैं, मतलब उनकी अंदर जिज्ञासा जाग जाती है, क्रिएटिविटी, सॉरी, क्रियोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है उनके अंदर। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था करना, चीजों को आरोही क्रम अवरोही क्रम समझने लग जाता है वो। ठीक है, कई बार हम देखते हैं ना खिलौनों को वो कैसे व्यवस्थित कर रहा होता है बच्चा, है ना, एक से दूसरे क्रम में लगाए जा रहा है, अपने आप खेलता रहता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए नियम सीख लेता है। यानी कि अब क्या धीरे धीरे यहाँ पे वो जो चीजें हमें सीखनी चाहिए एनवायरनमेंट के साथ मिलकर, वो यहाँ पे सीखने लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें क्या थी, 12 से 15, 12 से 15 की एज होती है। ठीक है, यहाँ पे तो वही बच्चा
फुल्ली मतलब सही समझदार हो जाता है। ठीक है, तार्किक चिंतन बढ़ती है, वो आपसे मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग जाता है। तार्किक चिंतन तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। वो जब तर्क 7 की उम्र में कर रहा था, 12 की उम्र में वो कितना तर्क करेगा, बहुत ज्यादा तर्क करने लग जाएगा। ठीक है, समस्या समाधान की क्षमता उसके अंदर आएगी ही आएगी। वास्तविक अवास्तविकता में अंतर समझने लगता है। और क्या होता है, अपने आप को वास्तविक अनुभव को काल्पनिक परिस्थिति में ढालने की क्षमता का विकास करता है। और परिकल्पना विकसित करने की क्षमता विकसित करता है। यानी कि अब इसका जो नाम ही क्या, अमूर्त, इस स्टेज का नाम ही अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या, जो हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब जो सामने दिखाई नहीं दे रहा उसके बारे में वो सोच सकता है, वो इतना कैपेबल अभी स्टेज पे हो गया है। ठीक है, अब जैसे कि भगवान के बारे में अगर हम उनको बताएंगे जो कि है नहीं, अमूर्त ही तो, या कुछ ऐसी बातें चीजें जो कि है ही नहीं और जिनके बारे में सोच पा रहे हैं, मतलब सामने नहीं है, वो अमूर्त ही तो होती है। तो उनके बारे में अगर वो सोच रहा है, समझ रहा है, तो वो इस स्टेज पे है। ठीक है, तर्क भी कर रहा है उसको लेकर के, तो वो इस स्टेज के ऊपर है। जीन पियाजे ने इस अवस्था को क्या कहा है, अंतर्ज्ञान का है। जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान का नाम दिया है। ठीक है, तो ये थी इसकी सारी चारों की चारों स्टेजेस। अब इसकी कुछ विशेषताएं थी, वो हम पढ़ लेते हैं। विशेषताएं क्या थी, इसमें इन्होंने क्या बताया था कि भाई बच्चा जो है ना वो क्रम से सीखता जाता है। ठीक है, बच्चा कैसे सीखता है, क्रम में होता है, और बच्चा क्रम से सीखता जाता है। विचारों की अमूर्तता स्तर बढ़ता जाएगा, यानी कि विचारों की, वही अभी मैंने पीछे जो बताया आपको, अमूर्त, तो वो बढ़ता ही जाएगा ना स्तर, तो अमूर्तता की वो और आगे आगे और सीखेगा और कल्पना करेगा। ठीक है, और अमूर्त विचारों की ओर गहन उसमें जाता रहता है। ठीक है, प्रत्येक पिछली अवस्था का क्या करता है, वो पिछली सीखी हुई अवस्था के आधार पर आगे नई अवस्थाएं सीख लेता है। ठीक है, पीछे जो उसने कुछ भी सीखा, मान लो सॉरी, पीछे की जो स्टेजेस थी, जो थर्ड स्टेजेस थी, उसमें उसने जो कुछ सीखा उसको और पक्का कर लेगा वो कैसे, आगे वाली स्टेज में। ठीक है, तो इसी आधार पे वो क्या करता है, बहुत अच्छे से सीख लेता है, किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ और रिलेशन करके। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में आत्मसातकरण और समायोजन में समन्वय बल दिया गया। अच्छा, अब आत्मसातकरण और समन्वय क्या है, संयोजन क्या है। आत्मसातकरण होता है पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देना। ठीक है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देना ही क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। और एडजस्टमेंट क्या होती है, मतलब हमारे एडजस्टमेंट यानी समायोजन या संयोजन भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हम जो है अपने माइंड के अंदर, जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, उनके पैटर्न को व्यवस्थित कर लेना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं। पियाजे ने बालक के ज्ञान को स्कीमा से निर्मित किया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो, स्कीमा से क्वेश्चन आने ही आने। ठीक है, स्कीमा क्या है, पियाजे ने बालक के ज्ञान को स्कीमा से निर्मित माना है। स्कीमा क्या है, अब स्कीमा वह मूल इकाई है जिसका प्रयोग, एक सेकंड, आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ। प्रयोग पूर्व अनुभव को संगठित करने के लिए किया जाता है, जो नए ज्ञान के आधार का काम करता है। यानी कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना ही, वही लगा लो कि पुराने अनुभव को क्या कर लेता है, संगठित कर लेता है। और जो नए ज्ञान के लिए किसका काम करते हैं, बेस का काम करते हैं, आधार का काम करते हैं। ठीक है, फिर संज्ञानात्मक विकास में मानसिक कल्पना, भाषा, चिंतन, स्मृति विकास, तर्क, समस्या समाधान, ये समाहित होते हैं, ये तो होते ही हैं। और क्या है, यह सिद्धांत बताता है कि सीखने हेतु पर्यावरण और क्रिया की आवश्यकता होती है। सीखने के लिए एनवायरनमेंट तो चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, और क्रिया, काम नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उनकी जैविक परिपक्वता एवं अनुभव, इन दोनों की अंतः क्रिया पर निर्भर करती है, वो तो करती ही है। समझिए ये लाइन क्या कह रही है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक में चिंतन और खोज करने की जो शक्ति होती है ना, उनके जैविक परिपक्वता यानी उनके बायोलॉजिकल जो है ना, और उनके जो एक्सपीरियंस रहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या करती है, अंतः क्रिया, उनके इंटरेक्शन के उस पर ही वो डिपेंड रहती है। ठीक है, पियाजे के अनुसार सीखना क्रमिक एवं आरोही क्रम में होता है। क्रमिक ही हो रहा है सीखना, 0 से 2 साल पे वो कैसे सीख रहा है, भाषा को कैसे सीख रहा है, अनुकरण करके आगे फिर कैसे सीख रहा है, वो उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के पूरा वाक्य बना के सीख रहा है, फिर अच्छे से बोल पा रहा है ना, तो एक क्रम ही हो गया ना। ठीक है, और ये था हमारा टॉपिक
जो कि ऑलमोस्ट कवर हो ही गया है। अब इसके कुछ शैक्षिक सिद्धांत और एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, शैक्षिक सिद्धांत क्या कहते हैं इसके, कि व्यवहार पक्ष पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष पे जो जीन पियाजे का सिद्धांत है इसने बहुत प्रभाव डाला है। ये कैसे डाला है, ऐसे दृष्टिकोण में सृजन में सहयोग देता है जिसका उन्नतशील उपयुक्त शिक्षा के विचार में केंद्रित रहता है। इसका संबंध शैक्षिक के साथ वातावरण, पाठ्यक्रम, मतलब सारी चीजें वही होगी। अब देखो जो भी चीजें इन्होंने बताई है ना वो सारी चीजें हमारी पढ़ाई में तो काम आनी ही है। ठीक है, वो चाहे एक टीचर हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, ये सारी चीजें जो उनमें काम तो आनी ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आत्मसातकरण की बात करती, आत्मसातकरण तो हम भी करते हैं, टीचर्स भी। अगर मान लो हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप पढ़ रहे हो और उसमें से कोई चीज नई मिल जाती है हमें, हम पढ़ चुके हैं पहले वो टॉपिक लेकिन फिर भी कुछ नया मिल रहा है तो उसमें हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा आत्मसातकरण हो गया। तो ये शैक्षिक की दृष्टि से भी क्या हो है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी जीन पियाजे ने। ठीक है, और तो आज का हमारा ये टॉपिक इधर ही खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच।